उधर राजू काजल से बात करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे काजल का मकान दिखता है। चलते चलते उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं अपनी शादी की बात सीधे उसके पिता से ही कर लूं। यही सोचते हुए वह काजल के घर की ओर मुड़ जाता है। दरवाजा खटखटाने पर काजल के पिता विक्रम दरवाजा खोलते हैं। राजू थोड़ी झिझकते हुए कहता है, चाचा जी, मैं मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। मैं काजल से शादी करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो। विक्रम कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, राजू, तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं ये मानता हूं। लेकिन इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ काजल की मां सुजाता को है। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। बाहरी दृश्य शहर का एक पार्क दिन। कर्ण अपनी बाइक पर सवार होकर पार्क के सामने से गुजरता है। थकान महसूस करते हुए वह घने पेड़ों की छाया देख अपनी बाइक मोड़ता है और पार्क के अंदर ले जाकर पास में खड़ी कर देता है। फिर वह एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। तभी उसी रास्ते से काजल आती दिखाई देती है। कर्ण उसे देखकर आवाज लगाता है, कर्ण। आवाज लगाते हुए, ए काजल, इधर आओ जरा। काजल रुकती है। कर्ण की आवाज सुनकर कुछ झुंझलाती है, लेकिन फिर भी उसकी ओर बढ़ जाती है। काजल तेवर में, क्या है कर्ण, अब क्यों बुलाया मुझे? कर्ण हल्की मुस्कान के साथ बेंच पर उसे अपने पास बैठने का इशारा करता है। कर्ण धीरे से, बैठो ना यार, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। काजल बैठ तो जाती है, पर चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही होती है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह पुरानी बात याद करते हुए कहती है, काजल, गंभीर स्वर में, कर्ण, उस दिन जब कॉलेज के बाहर वो लड़के मेरा हाथ पकड़कर खींच रहे थे, तूने कुछ क्यों नहीं किया? बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। कर्ण नजरें झुकाकर जवाब देता है। कर्ण थोड़ा घबराते हुए, काजल, उस वक्त मेरा सिर बहुत जोर से दुख रहा था, कुछ समझ ही नहीं आया। काजल मन ही मन गुस्से से फुफकार उठती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, काजल व्यंग्य में, कोई बात नहीं, शुक्र है कि देवा सही वक्त पर आ गया और उसने मुझे बचा लिया। शायद भगवान को मेरी मदद के लिए उसी को भेजना था। कर्ण असहज हो जाता है और बहाना बनाते हुए उठ खड़ा होता है। कर्ण जल्दी में, ठीक है काजल, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, फिर मिलते हैं। कर्ण वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद देवा आता है और काजल के पास बैठता है। देवा मुस्कुराते हुए, क्या बात है, वो करण क्या कह रहा था? काजल उसे पूरी बात बताती है। काजल नाराजगी से, वो फिर मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। सोचता है मैं फिर से उसकी बातों में आ जाऊंगी। देवा कड़े स्वर में, काजल, अब की बार तू ही उसे अपने जाल में फंसा और ऐसा सबक सिखा कि उसे भी अपमान का असली मतलब समझ आ जाए। काजल गंभीरता से सिर हिलाती है। उसकी आंखों में बदले की चिंगारी साफ झलकती है। दृश्य अंजलि का घर। राजू रिस्पेक्टफुली ओंकारा से मिलने आता है और सीधा प्रस्ताव रखता है। राजू, ओंकारा जी, मैं अंजलि से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और साथ में एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। ओंकारा थोड़ा कठोर स्वर में, माफ करना राजू, लेकिन मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता। अंजलि की शादी तुमसे नहीं हो सकती। राजू गुस्से और तंज के साथ, तो क्या अंजलि की शादी आप तब करेंगे जब वो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी होगी? ओंकारा गंभीर होकर, राजू, हो सकता है अंजलि किसी और से बात करती हो। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। राजू कड़ा जवाब देते हुए, ठीक है महोदय, अगर अंजलि नहीं तो अब मैं हर तरीका अपनाकर काजल से शादी के लिए उसे मनाऊंगा। सुजाता की बेटी काजल ही अब मेरी पत्नी बनेगी। सुजाता का नाम सुनते ही ओंकारा का चेहरा सख्त हो जाता है और माथे पर शिकन उभर आती है। ओंकारा चौंकते हुए, आवाज धीमी लेकिन चेतावनी भरी, राजू, सुजाता, उस औरत से दूर रहना। वो जिद में अंधी है। उसी जिद में उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपनी बेटी को भी। वो वो ठीक नहीं है। ओंकारा थोड़ी देर चुप रहता है,
फिर धीमे स्वर में कहता है, ओंकारा। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। सुजाता की कहानी सब नहीं समझ सकते। दृश्य, उधर अंजलि और उसके पिता ओंकारा को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में एक प्रवक्ता ने ओंकारा को इस अभियान का एक जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा, प्रवक्ता, प्यारे भाइयों और बहनों, मिस्टर ओंकारा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए न केवल सामाजिक दबावों का सामना किया, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी पत्नी से भी अलग हो गए, लेकिन अपनी बेटी अंजलि को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और आज वह अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज के लिए एक प्रेरणा बनी है। इसके बाद ओंकारा को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने भावुक होकर कहा, ओंकारा, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उन सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसा पावन अभियान शुरू किया। यह अभियान उन बेटियों को एक नई जिंदगी दे रहा है, जिन्हें कभी जन्म से पहले ही मां की कोख में मार दिया जाता था। आप सबका यह प्रयास सराहनीय है कि आप उन्हें उस गर्भ नरक से बाहर निकालकर समाज की रोशनी तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अंजलि को भी मंच पर आमंत्रित किया गया। उसने आत्मविश्वास से कहा, अंजलि, मेरे बहन भाइयों, आज मैं जो कुछ भी हूं वह अपने पिता के साहस और विश्वास के कारण हूं। मैं आप सभी से विनती करती हूं कि आप भी मेरे पिता की तरह हिम्मत दिखाएं और हर बेटी को जीने, पढ़ने और आगे बढ़ने का हक दें। आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने और अपने कर्मों से इसका प्रमाण दें। एक दिन की बात है, अंजलि के होने वाले ससुर शंभू की गाड़ी उसके घर के सामने से गुजर रही थी कि अचानक वहीं उसका एक पहिया पंचर हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर पंचर ठीक करवाने के लिए पहिया खोलकर आगे की ओर ले गया। उधर गाड़ी में बैठे शंभू कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। लड़खड़ाते हुए उन्होंने गाड़ी की खिड़की खोली और बाहर निकलकर सड़क पार करने की कोशिश करने लगे। उनकी हालत देखकर अंजलि घबरा गई। वह दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और उनका हाथ पकड़कर अपने मकान के चबूतरे पर लाई, जहां एक चारपाई पड़ी थी। शंभू को वहां बैठाकर वह अपने हाथ से पंखा झलने लगी। शंभू ने जब तकलीफ के बारे में बताया तो अंजलि तुरंत उनकी गाड़ी से दवा निकाल लाई और उन्हें प्यार से दवा दे दी। दवा लेने के थोड़ी देर बाद शंभू को आराम महसूस होने लगा। इसी बीच ड्राइवर भी पंचर ठीक करवाकर लौट आया। शंभू ने उठते हुए अंजलि को उसकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। गाड़ी में बैठकर जाते जाते शंभू अंजलि की सेवा भावना और उसकी सत्कारशीलता को मन ही मन सराहते रहे। उधर कर्ण और देवा एक होटल में एक ही मेज पर आमने सामने बैठते हैं और साथ ही चाय का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही वेटर आता है, दोनों एक साथ बोल उठते हैं, कर्ण, पहले मेरी चाय लाओ। देवा, अरे नहीं, पहले मेरी। इसी बात पर दोनों के बीच हल्की कहासुनी शुरू हो जाती है। विवाद बढ़ता देख वेटर मुस्कुराते हुए चुपचाप पास की मेज पर बैठी अंजलि को पहला चाय का कप थमा देता है। फिर दूसरा कप उसके पास बैठी काजल को पकड़ा देता है। इसके बाद ही वह कर्ण और देवा के पास पहुंचता है। कर्ण झल्लाते हुए, ये चाय का प्याला पहले मुझे मिलना चाहिए था। देवा भड़कते हुए, क्यों, तुझमें ऐसा क्या खास है? फिर से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। यह देखकर अंजलि अपनी चाय कर्ण को पकड़ा देती है और मुस्कुराकर कहती है, अंजलि, लो, तुम्हारी पहली होने की जिद खत्म, अब चाय पी लो। कर्ण थोड़े संकोच के साथ चाय ले लेता है और शांत हो जाता है। इसके बाद काजल भी अपनी चाय देवा को पकड़ा देती है और कहती है, काजल, लो, अब तुम भी लड़ना बंद करो। देवा भी मुस्कुराते हुए चाय ले लेता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद चारों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। इधर अंजलि अपने पिता की कठिन परिस्थितियां देखकर एक फैक्ट्री में काम करने पहुंचती है। फैक्ट्री मालिक उसकी स्थिति समझते हुए उसे कम वेतन पर ही मैनेजर की पोस्ट पर रख लेता है। लेकिन पहले ही दिन अंजलि संकोच भरे स्वर में उससे कहती है, सर, मुझे घर के लिए थोड़ा राशन लेना है। क्या आप मुझे एडवांस में 100 रुपये दे सकते हैं?
फैक्ट्री मालिक उसकी आंखों में झांकता है, फिर बिना कुछ कहे 100 नहीं बल्कि 200 रुपए उसकी ओर बढ़ा देता है। अंजलि कुछ कह नहीं पाती, बस धन्यवाद कहकर पैसे ले लेती है। रास्ते में वह बाजार से 100 रुपए का आटा और दाल खरीदती है। जैसे ही वह दुकानदार को पैसे देने लगती है, तभी पास में खड़ा एक नन्हा सा लड़का मासूम आंखों से उसकी ओर देखकर विनती करता है, मैडम जी, ये लॉटरी की टिकट ले लीजिए ना, इससे मेरा काम चल जाएगा। आज कुछ कमाई नहीं हुई, भूखा हूं। अंजलि उस बच्चे की करुण आवाज सुनकर ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर एक क्षण को मां जैसा वात्सल्य उतर आता है। वह बिना कुछ कहे 100 रुपए की लॉटरी टिकट उससे खरीद लेती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहती है, खूब मेहनत करना बेटा और ईमानदारी से आगे बढ़ना। फिर वह दुकानदार को बाकी बचे 100 रुपए देती है और अपने साधारण से मकान की ओर चल पड़ती है, मन में एक अजीब संतोष और चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए।